अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग खुलकर बोल। दिस इज एनी खान। नाजरीन, आज कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट के हवाले से। अनोखा एक वाकया सामने आया पार्लियामेंट हाउस से। मैंडेट चोरी का तो सुना था, लेकिन पहली दफा पार्लियामेंट से जूते भी चोरी हो गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली हॉल से वॉकआउट करके चले गए, जबकि इंटरनेट बंदिश कोई मसला नहीं। यह कहना था विफाकी वजीर IT का, उनका यह कहना था कि इंटरनेट बंद होने से मुल्क के अंदर मसाइल नहीं होते, बल्कि मुल्क मजीद तरक्की करता है। लोगों का इजहार राय जो है वो मुतासिर इससे नहीं होता। इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अनीस और ईसा नकवी, जबकि स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है सफीना खान, उमर दराज गोंदल और अकबर बाजवा। सबसे पहले सलमान अनीस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मैंडेट चोरी का तो सबने सुना था कि पार्लियामेंट में मैंडेट चोरी किया जाता है, पहली दफा जूते चोरी का वाकया सामने आया। क्या कहेंगे इस अनोखे वाकये पर? सबसे पहली बात तो ये है कि अगलों ने पूरा मुल्क खा लिया, उसके ऊपर अभी तस्करे बंद नहीं हुए, तो एक जूते भी चोरी हो गए। तो अब चलें क्या किया जा सकता है। अब इसके ऊपर जो है ना एनी, हमें थोड़ा सा जो है ना वो खोजी की तरह इस मामले को जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैंने ज़रा बारीक बीनी से इसके ऊपर सोचा है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि देखें, अब जब से ये नई पार्लियामेंट आई है, हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि क्या क्या नई और अनोखी चीज़ें जो हैं वो इस पार्लियामेंट के अंदर रोनमा हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ अ फर्स्ट फॉर दिस पार्लियामेंट टू सी समवन स्मोकिंग ऑन द फ्लोर। ये भी आज से पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। जिस किस्म की गालम गलोच चल रही है वो भी इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड चली है। उसके बाद अब आपने देखा कि कुछ अरकान असेंबली बाकायदा सीढ़ियाँ लेके आते हैं और वो जिस तरह स्टेडियम के अंदर खड़े होते हैं वो सीटियाँ भी बजाते हैं। तो अब आज का वाक़या जो वक़ूआ हुआ है वो ये है कि जी नेशनल असेंबली की मस्जिद के अंदर से सीनियर जो सरकारी अहलकार हैं वो और पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी जूतियां चोरियों को तकरीबन 20 के करीब जोड़े। तो अब फिर वो जो ये नए नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं उन्हीं सफ़ों के अंदर तलाश करना चाहिए हमें। ये जूती चोर भी जड़े हैं नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं प्रॉब्ली, बट ऑन अ लार्जर ब्रॉडर स्केल दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल इंसिडेंट विच हैज़ टेकन प्लेस। इस पर मैं एक छोटी सी जो है ना वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि किस्सा सुन रहा था मैं किसी जगह के ऊपर के 3 लोग बैठे हुए थे, बगैरती का कंपटीशन चल रहा था। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि देखते हैं सबसे ज़्यादा बगैरत कौन है। तो वो एक औरत जा रही थी बेचारी सर के ऊपर जो है ना लकड़ियाँ रख के, तो एक ने जाके उसको ठुड्डा मारा, वो गिर गई औरत। तो उसने कहा कि देखा मैं कितना बगैरत हूँ। दूसरा बैठा हुआ था, वो उठा, उस औरत को उठाने के बजाय यू स्टार्टेड किकिंग द सेम वुमन। वो बेचारी गिरी हुई औरत को सहारा देने के बजाय उसने उसको लाते मारना शुरू कर दी। अब ये दोनों वापस आए और तीसरे की तरफ देख रहे थे कि अब ये बगैरती के कंपटीशन के अंदर क्या वैल्यू एडिशन करता है। तो उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि जिस बंदे ने तुझे ठुड्डे मारे और जिस औरत को, ए मेरी माँ है। तो अब बात यह है कि इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली के अंदर एक अजीब किस्म का कंपटीशन शुरू हो गया जिसमें तूफ़ान बदतमीज़ी है। लोगों को नवाजा इस बात के ऊपर जाता है कि कौन बावाज़े बुलंद जो है वो सीटियाँ मार सकता है और अपोजिशन को जो है वो गालियाँ दे सकता है या अपने मुद्दे मुखालिफ लोगों को जो है वो नीचा दिखा सकता है। इसी के ऊपर ओहदे बांटे जाते हैं। कल के प्रोग्राम में आपके साथ यही डिस्कस हो रहा था कि गालिबन 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। क्या अचीवमेंट है इन पॉलिटिशियंस की, इन पार्लियामेंटेरियंस की कि वो फ्लोर के ऊपर आके इस किस्म का हल्ला करें। अच्छा, ईसा नकवी का पॉइंट ले लेते हैं। ईसा, बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी पर लफ्जी गोलाबारी की है, जिससे बिलावल भुट्टो जो है वो गुस्से से वॉकआउट भी करके। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान चलने देगी? कि क्या फूलों का हार लेकर जाना चाहिए था? अपोजिशन यही काम करती है ना, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हमने इस पार्लियामेंट में वुज़रा के ऊपर रोटियां फेंकते हुए देखा है, चूड़ियां फेंकते हुए देखा है। अपोजिशन ने आइन की किताबें फाड़ी हैं, यहाँ पर कुर्सियां चली हैं, लड़ाई हुई है। जमहूरियत में देखें ये हुआ क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये तो सिम्टम है जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिजीज़ ये नहीं है, बीमारी कुछ और है। ये तो अलामात हैं जो जाहिर हो रही हैं, और अलामात आपको फ्लोर पे फिर इसी किस्म की नजर आएंगी क्योंकि बीमारी बहुत संगीन है। यहाँ पर जब पार्लियामेंट से अपोजिशन ने, उनका गलत स्टेप था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो छोड़कर चले गए। फ्लोर जिस वक्त हुकूमत को मिल गया तो दोनों तरफ हुकूमत बैठी हुई थी, और 16 महीने इस पार्लियामेंट में हमने देखा कि जब कोरम भी पूरा नहीं था तो 252 बिल पास कर लिए गए। किस तरीके से पास किए गए? अगर अपोजिशन में राजा रियाज बैठे हुए थे जिन्होंने आगे नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना था, उनके साथ वादे वईद हुए हुए थे। तो फिर जो 16 महीने में जिस किस्म की पार्लियामेंट चली है, उसके बाद जिस जबर के बाद ये लोग आए हैं पार्लियामेंट में, तो इन्होंने यही सब कुछ करना था। ये जो वाकया है इसको तो कहते हैं चोरानू पै गए मोर। आप इसको पब्लिक पर्सपेक्टिव में देखें कि यहाँ पर इसको जो भी डिस्कस करेगा वो ये करेगा कि वो जो चोर बैठे हुए थे उनके यहाँ चोरी हो गई। ये है उसका आउटलुक जो आपके लोगों के जहनों में जा रहा है। और अपोजिशन अगर वो तनकीद नहीं करेगी, वह पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर।
लेकिन अगर उसने ये नहीं करना, उसने क्या हुकूमत के शेडो के तौर के ऊपर काम करना है? क्या अपोजिशन का काम ये है कि वो राजा रियाज की तरह या नूर आलम खान की तरह या जो इससे पहले यहाँ पर डमी अपोजिशन बैठी हुई थी उसके तरीके से हर हुकूमती इकदाम को सपोर्ट करें, वो चाहे जो कुछ करते जाएं? सदर जरदारी के खिताब में क्या नहीं था वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान 8 फरवरी के एक ऐसे इलेक्शन से गुजरा है जिसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान में जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। क्या सदर आसिफ अली जरदारी के एड्रेस में, खिताब में कोई वाज़े डायरेक्शन मौजूद थी कि वो बताते पार्लियामेंट को कि किस तरीके से पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लेकर आना है, मुल्क में जो नफरत पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म किस तरीके से करना है? मैं सदर था तो मैंने ये किया था और आज ये कर लें। देखें, इस वक्त जो असल बहरान है वो सियासी बहरान है। ये जितने बाकी बहरान हैं, चाहे वो मुआशी हो, दीगर बहरान हो, ये आईनी कानूनी बहरान, ये सारे उससे स्टेम कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। उसको एड्रेस करने के लिए कोई वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद अच्छा, नहीं। अकबर, हुकूमती जमातें अगर माजी में देखा जाए तो जब ओपोजिशन में थी तो इसी तरह का एहतजाज करती थी, आज वॉकआउट कर गए। क्या समझते हैं आप, 5 साल पीटीआई को बर्दाश्त कर पाएगी हुकूमत? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो उसके बाद बयान दिया, जिसका मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तकरीर नहीं करने दी, बोलने नहीं दिया गया, वॉकआउट वो करके उन्होंने कहा कि जंगल के बंदरों को हम देख लेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनके नाना को, मतलब ही इज बीन रिडीम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि उनको गलत तौर पर सजा दी गई थी। उनको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए था कि उनके नाना ने एक गलती की थी। उन्होंने एक पूरे मुल्क के आधे से ज्यादा हिस्से को, जो सबसे ज्यादा सीटें जीत गया था, एक तो हक हुक्मरानी देने से इनकार किया था, उनको सूअर के बच्चे भी कहा था। यहाँ पे वो उनको बंदरों के, जंगल के बंदर कह रहे हैं। अच्छा, उन 90-100 एमएनएस को जंगल के बंदर नहीं कह रहे, उन करोड़ों वोटर्स को जंगल के बंदर कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट देके इन लोगों को वहां पर पहुंचाया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली साथ उसके ये है कि जो अवामी राय होती है, इलेक्शन हो चाहे रेफरेंडम हो, वहां पे लोगों की राय इस सेंस पे नहीं पूछी जाती कि आप कितने मंतकी हैं, आप कितने मुदल्लिल हैं, आप कितनी दलील से काम लेते हैं, आप महसूस क्या करते हैं, आप चाहते क्या हैं, ये होता है उसके अंदर पूछना। और आप जब अवाम की राय को बिल्कुल अहमियत नहीं देंगे, बेसिकली मीनिंग देयर बाय टू से दैट आप अवाम के जज्बात को अहमियत नहीं दे रहे, तो किस तरह से चल पाएगी ये असेंबली? अब बड़ा सीधा सा मुतालबा है उनका कि यार हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और आप उनके ऊपर जरा ऑडिट करवा लीजिए, और हमारे जो शिकवे शिकायत हैं, पहले रिजर्वेशन से उनको जरा दूर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा जो उनकी लीडरशिप के साथ इस वक्त मामला चल रहा है, उनका चेयरमैन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर मौजूद है और 8-9 महीने से जेल के अंदर है। बाकी पंजाब की लीडरशिप आप देख लीजिए, किसी को सांस लेने की गुंजाइश तक नहीं दी जा रही। उसके अलावा कारकुनान वर्कर्स को आप देख लीजिए, उनके साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, तो किस तरह से मुमकिन है कि ये चल पाए? आपको वैसे एक चीज थोड़ी सी ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब 2018 की असेंबली थी तो पहले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या किया था, ही शुड लुक इनटू दैट आल्सो। वो अपने गिरबान के अंदर भी जरा झांके। बड़ा फखरिया वो कहते होते थे कि आई हैव गॉटन अंडर देयर स्किन। ये जी सिलेक्टेड का जो लकब है, ये मैंने इजाद किया है, ये मेरी इख्तरा है जो कि मैंने एक, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने किस तरह से तंग करके तकनीक का नाच रचा कर रख दिया गवर्नमेंट को। और इसके बाद हमने देखा है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं उस तरह से चल पाई थी जिस तरह से चलना चाहिए था उसको। और सिर्फ उसकी रीजन ये थी कि धांधली का इल्जाम था, इसको इमरान खान साहब ने भी माना। इस बात को बाद में ये माना गया कि कमजोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरा ये कहा गया कि यार उस वक्त उसकी तहकीकात करा लेते। बाद में तहरीक इंसाफ कहती थी कि असल में तो हमारी 17-18 सीटें छीनी गई थी 2018 के इलेक्शंस के अंदर, लेकिन उस वक्त इन लोगों के पास, यानी बिलावल भुट्टो या पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी के पास या जेयूआई के पास तो कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। इस वक्त तो मौजूद है, यहाँ पे तो केस ही बहुत स्ट्रांग है। सो आई डोंट थिंक दैट दिस पार्लियामेंट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। सही। अच्छा सफीना, अकबर बाजवा ने कहा कि बिलावल फख्र महसूस करते हैं कि इमरान खान के लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। माजी में एहतजाज भी करते रहे, अभी थोड़े से एहतजाज के ऊपर वॉकआउट कर गए। कैसे चला पाएंगे 5 साल हुकूमत को? जब बिलावल भुट्टो थे तो वो सिलेक्टेड बोलते थे। हाँ, ये फर्क आप जरूर कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरा धीमे मिजाज में इंग्लिश एंड उर्दू का कॉम्बो करके बोलते हैं, तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं। जो अभी नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं पीटीआई के, शायद वो इतने ट्रेन नहीं है, वो जब हो जाएंगे तो वो भी शायद इन्हीं की तरह सोफिस्टिकेटेड तरीके से भिगो भिगो के मारेंगे। लेकिन इन्होंने भी सब कुछ वो तमाम किया है। सिर्फ ये कहते, कल ही इनके वालिद कह रहे थे कि हम वो दिल ही नहीं रखते जो इनके बाजों और तानों से और आवाजों से डर के भाग जाएंगे
जाएंगे, तो आज उनका बेटा डर के वॉकआउट कर गया, बेटी को भी साथ ही ले गया, मतलब दोनों बहन भाई वॉकआउट कर गए। तो ये बहुत ही एक वीक जो है मुझे इनका पोस्चर लगा बिलावल भुट्टो का, क्योंकि वो तो बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत जमहूरी पसंद है, तो जमहूरियत के अंदर बर्दाश्त करना पड़ता है। यही नहीं होता कि जमहूरियत में आपको प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटर बना के दिया जाए कि आप दूसरों को टॉन्ट कर सके पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्लैप करे, तो आपकी जय जयकार हो और आपके जो बोले गए स्लोगन्स हो वो एक ट्रेंड सेटर बन जाए। तो दूसरों का भी राइट होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हूं और वो कैसे एहतजाज करते हैं। जैसे बंदरों के बच्चे बोला गया, जंगल में बंदरों की जो भी मिसाल दी इन्होंने, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ सिविलाइज्ड लैंग्वेज जिसको मैं बोलूंगी। अगर कल कलाव को पीटीआई के लोग कुछ बोल देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, तो आप देखिएगा पूरा पाकिस्तान का मीडिया समेत जो है पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, वो एथिक्स के आप लोगों को लेक्चर देते हुए सुनाई देंगे। तो यस, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो एक इनका जिसको बोलते हैं मुतजाद किस्म का कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट नजर आती है बिलावल भुट्टो के। वो फेस नहीं कर सके क्रिटिसिज्म को, वो वॉक ओवर करके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बैश करें कि वो क्यों बाजे बजा रहे थे, वो क्यों आवाजें कस रहे थे, उनका राइट था, वो कसेंगे। आप लोगों के पास जब राइट था, आप लोगों ने भी सब कुछ किया। हमें अता तारड़ की वो पिक्चर अभी तक विजुअल याद है, जब उन्होंने आइन की किताब हाथ में पकड़ के मिडिल फिंगर भी ऊपर की थी। तो सब कुछ होता रहा है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है पुराने सियासतदान। इसी सियासतदानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भी बोला है औरतों को, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले हैं। तो अगर बाजा बजाना ज्यादा जुर्म है, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अच्छा उमर, आसिफ अली जरदारी तो कहते थे कि हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। आज आसिफ अली जरदारी के प्रिंस चार्मिंग या खातून अव्वल आसफा भुट्टो के दिल टूटते हुए दिखाई दिए वॉकआउट करके, क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी की जो बदकिस्मती इस वक्त हमें नजर आती है, जिसकी वजह से कल तक की जिस जमात के मुतालिक कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, आज वो सिर्फ एक सिंध की इलाकाई जमात बन के रह गई है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत वो है जो तकरीरों में नजर आती है, बहुत खूबसूरत है। एक जमहूरियत वो है जो अमली तौर पे दिखाई देती है। आपने आसफा साहिबा का जिक्र किया, उनके मुखालिफ उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था या मेरे साथ क्या हुआ, और तहरीक इंसाफ इल्जाम क्या लगाती है कि हमारे लोगों को उठा के गिरफ्तार करके उन्होंने अपनी जो उनके नाना के ऊपर इल्जाम था बिला मुकाबला जीतने का, उनको बड़ा शौक था, वही आसफा साहिबा ने भी किया है। पीपल्स पार्टी तकरीरें और करती है और अमली तौर पे जमहूरियत उसकी कुछ और होती है। जिस तरह अभी आप देखेंगे तो वो उनसे पूछेंगे आप गवर्नमेंट में है, वो कहेंगे जी नहीं। तो उनसे पूछा जाएगा ये गवर्नमेंट किसके वोटों के साथ खड़ी है, वो कहेंगे जी हमारे वोटों से। उनसे पूछा जाएगा कि आप ऑपोजिशन के साथ हैं, तो वो कहेंगे जी नहीं, हम ऑपोजिशन के साथ नहीं है। असल मसला ये है कि ये सिर्फ आज वहां पे नहीं हुआ, विफाक के अंदर आपको पता है कि जब इजलास की निशानदेही कौन कर रहा था, अगर पीपल्स पार्टी के अरकान, गुज़श्ता हमने भी इजलासों में देखा कि कोरम की निशानदेही भला हुकूमतें करती हैं। हुकूमत तो कोरम पूरा करती है, इजलास को चलाना अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। अपोजिशन वॉकआउट करती है, कोरम को वो खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे ना लेके जाए। लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी कोरम की निशानदेही कर रही है। पंजाब असेंबली में हमने देखा कि उस्मा बुखारी साहबा वॉकआउट कर रही हैं। फिर एक और बात है, आपने जो घबराने वाली बात की, हम यही सुनते आए ना, तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत करती है, ऐवान में आ जाए। कहा जाता था पार्लियामेंट में मसले हल होंगे, भाई वो आ गए हैं पार्लियामेंट में, कौम ने उनको भेज दिया है, उनका मुकाबला करो, उनके नारों का जवाब दो। अब देखें पार्लियामेंट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि ख्वाजा आसिफ सदर अलवी के सामने सीटी बजाएं, जो कि विजुअल्स मौजूद है, बाकी लोग बजाएं तो वो सीटी तो जायज है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बजाए, बाजे बजाए, तो वो गलत है। ऐवान के अंदर क्या दुनिया जहान में हीटेड डिबेट्स नहीं होती, क्या हाथापाई तक नहीं हो जाता? ये इस तरह से भाग जाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी। अच्छा सलमान अनीसा, पीटीआई के तोपों का टर्नर हो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की तरफ चला गया, क्या समझते हैं स्पेसिफिक वजह क्या है? दिस इज अ फनी सिचुएशन। आप लोगों ने पार्लियामेंट हाउस को जो है ना वो सर्कस बनाया हुआ है। असल में आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे मदारी आए और वो एंटरटेनमेंट का शो जो है ना वहाँ पे पुट अप करें। और असेंबली है, वहाँ पे कानून साजी करनी है, वहाँ पे डिबेट करनी है, वहाँ पे मेच्योरिटी दिखानी है। जो ये बिलावल भुट्टो साहब वाली आप बात कर रहे हैं, देखें इफ़ समबडी हैज़ टेकन अ क्वाइटर राउट आउट, तो आपको तो उसके ऊपर खुश होना चाहिए कि ठीक है आपकी ऑपोजिशन चलेगी। ऑपोजिशन को खुश होना चाहिए कि उनके जो गवर्नमेंट के अरकान हैं वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। दूसरी बात यह है कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जा सकता, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया जा सकता। 4 बंदे सीटियाँ बजा रहे हो तो आप 6 सीटियाँ बजा के ये नहीं कह सकते कि आप मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो संवार रहे हैं। आप वहाँ पर एक मकसद से आए हैं और वो कानून साजी है।
वो लोगों के इंटरेस्ट देखना है। ये जो महंगाई का तूफान है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनके ऊपर बात करना है, डिबेट करना है, ना कि ये कि आप वहाँ पे बैठ के सूटे लगाएं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये थी कि और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, इतना ना नाज करें हमें आजमाने वाले। जो बात हो रही है कि देखें, आज जो अपोजिशन में हैं कल वो गवर्नमेंट में होंगे, जो आज गवर्नमेंट में हैं कल वो अपोजिशन में होंगे। पार्लियामेंट का माहौल इतना गंदा ना करें कि ये सारे के सारे मामलात आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। लेट एवरीवन गिव एवरीवन अ चांस कि वो अपनी गवर्नेंस शो करें और उसके ऊपर तनकीद करें। ये नहीं होता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर जो आजकल के ये मामला चल रहे हैं, जूतियां चोरी हो रही हैं। फॉर हेवन सेक, कोई डिसेंसी होती है, किसी डेकोरम की कोई अपनी भी रिस्पेक्ट, कोई प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात यह कि पीटीआई की तोपों का रुख अगर पीपल्स पार्टी की तरफ है तो उससे क्या बदलने वाला है? उन तोपों के रुख की वजह से क्या आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे? क्या आसफा भुट्टो फ्लोर पे नहीं रहेंगी और बिलावल भुट्टो जाके सिंध के अंदर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। बिलावल भुट्टो एंड आसफा आर रिलेटिवली न्यूअर टू द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट सिस्टम एज वेल। उनको भी एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अब आप उनका मुकाबला अगर हैवी वेट स्टालवर्ड्स के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली वो शायद इस गंद के अंदर उस तरह ना जीत सकें, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आजकल गालम गलोच का मुकाबला हो रहा है ना। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि कौन कितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के अंदर गाली दे सकता है, उसको उतना अच्छा मर्तबा हमने देना है। ये गिल साहब जैसे कैरेक्टर्स हमने जो है ना मुस्तकबिल के अंदर देखे हैं, हम देखेंगे भी, और माजी के अंदर भी हम इनके साथ निपट चुके हुए। तो ये कोई अच्छी रिवायात नहीं है जो हम इस मुल्क के लिए छोड़ रहे हैं और जो अच्छी रिवायत हम कायम कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू अ वायबल सोल्यूशन, वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एक स्टेप पीछे जाना चाहिए। मुझे याद है खान साहब 100 दिन के बाद आए थे अपनी गवर्नमेंट में आने के बाद, और उन्होंने एक बहुत सुनहरा ख्वाब, एक सब्ज़ बाग पूरी की पूरी कौम को दिखाया था जिसमें से टके का वो कोई काम नहीं थे कर सके। दे वर सो पुअर इन देयर ओन गवर्नेंस कि वो जो उन्होंने 100 दिनों के बाद एक 500 साल का प्लान बनाया था उसके अंदर वो 6 महीने भी नहीं चल सके। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने अपनी पॉलिसी के साथ नहीं कर सके। बात करेंगे ईसा, आपकी तरफ आऊंगी। जरदारी को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। बिलावल तो आज देख लिया सबने, पहली फुर्सत में ही भाग निकले। क्या समझते हैं आप, कैसे सूरत हाल को संभाल पाएंगे आसिफ अली जरदारी? जरदारी साहब जो हैं वो बेसिकली ये एक नई फॉर्म है। ये जो पीपल्स पार्टी है ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपका सवाल जिस पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक है वो गालिबन 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रुखसत हो गई थी। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा ही नहीं, मफाहमत, अगर आप मफाहमत करेंगे और मफाहमत भी मुस्लिम लीग नून के साथ करेंगे तो फिर आप पॉलिटिक्स कहाँ करेंगे? पीपल्स पार्टी वाइप आउट ही इस वजह से हुई है पंजाब से, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने हुकूमत में आने के बाद या हुकूमत साजी के लिए इनका और नून लीग का गठजोड़ है। तो ये तो बेसिकली मुस्लिम लीग नवाज जरदारी विंग है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और मफाहमत करवानी है। मफाहमत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने बैठने के बाद क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है? आपको अंदाज़ा लगाएं आप, जिनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बार बार चीख कर, इतने सीनियर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि फ़िज़ाएँ बन रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तरफ भी बढ़ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब। मुझे तो कोई हैरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जल्द आपको वजारतें लेती हुई नजर आए, या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नायब वज़ीर आज़म का ओहदा कोई क्रिएट कर दिया जाए, जैसा चौधरी परवेज़ इलाही के लिए करने की बात हुई थी और ये सब कुछ हुआ था। तो पीपल्स पार्टी से अगर ये उम्मीद रखनी है किसी ने कि वो इस वक्त ऐसी जमहूरी सियासत करेंगे, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो झगड़ा है, जिस वक्त तक इस झगड़े को ख़त्म नहीं किया जाता, ये गैर मुमकिन है कि इस पार्लियामेंट के ऊपर आवाम का ट्रस्ट या फिर इनके दिफा में कोई बंदा बैठकर बात कर सके। आपके मुंह पर कालस लगा दी गई, गलत लगाई गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अब इतने संगीन इल्ज़ामात आपके वज़ीर आज़म से लेके कायद मुस्लिम लीग नवाज से लेकर मरियम नवाज साहिबा से लेकर हर शख्स के ऊपर जब ये सवाल, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर आते हैं, जब हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे पास सफ़ा मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट आपकी तरफ आऊंगी। आज फ्लोर पे बिलावल जो हैं उन्होंने एक बार फिर कहा कि इमरान खान ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के कसूरवार हैं, जबकि दूसरी जाने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी इसी तरह का बयान देते नजर आए। क्या समझते हैं, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी तो जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उस वक्त आप उनकी सिंध से लेके पंजाब तक की आखिरी जलसा लाहौर में था, तब तक की सारी तकारीर शौक से निकाल के देखिए और मुझे बताइए कि किसी एक तकरीर के अंदर भी उनका जो मखतूब था
क्या वो पीपल्स पार्टी का जयाला था? नहीं, पीपल्स पार्टी का जयाला नहीं, पीटीआई का वर्कर था वहां पे। वो हर जलसे के अंदर कहा करते थे कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, जो सियासी इंतकाम लेने वाला मामला है हम इसको खत्म करेंगे, ये जो आप लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है हम इसको खत्म करेंगे। तरीका था एक वोट लेने का, कोशिश करनी थी कि किसी तरह से तरीके इंसाफ का वोट हम काबू में करें। अच्छा, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का मफाहमत का बयान कि जनाब हिद्दत कम करनी है, रोशनी बढ़ानी है, वो ये सिर्फ ऑप्टिक्स है और सब मामला, उनका सिर्फ एक मकसद है इस वक्त। बड़ी सीधी सी बात है, अभी ईसा भाई भी जो बात कर रहे थे, नून लीग के साथ मैं उसमें ऐड करूंगा, सिर्फ नून लीग के साथ उन्होंने कोई हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने हाथ कहीं और मिलाया। मकसद उनका सिर्फ अपने बेटे को अगला वजीर आजम बनवाना है। ये इस बात का, इस ख्वाहिश का बरमला इजहार वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कर चुके हैं, और वो बता चुके हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मतलब एज काफी होगी, उससे पहले पहले वो अपने बेटे को वजीर आजम देख लें, और इस वजह से सब कुछ वो कर रहे हैं। हाथ कहीं और मिलाया हुआ, लेकिन वो जो एक लॉजिक होती है ना मैथमेटिक्स में, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। तो ये बात दुरुस्त है कि मतलब ना हाथ उन्होंने नून लीग के साथ दी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दोनों मिलकर एक जगह पे हाथ मिलाया हुआ है, लेकिन सही। अच्छा अवाम ने सफीना, वहां पे हाथ माजी नहीं में भी मिलाया, हमने बताइए। देखा है कि सियासी सही सफीना, माजी में भी हमने देखा है सियासी मुखालफिन जो है एक दूसरे के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते आए हैं, लेकिन वो जमातें जो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं, इस तरह का रद्द-ए-अमल मुल्क की सियासत के लिए कितना नुकसानदेह देख रही हैं आप? एनी मुझे बिलावल भुट्टो की पर्सनालिटी शैटर्ड होती हुई नजर आ रही है। जो उनको मैंने देखा था ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, आई वाज वंडरिंग कि लाइक वाओ, एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाली वालदा का बेटा है जो नजर आ रहा है, शायद शाइन करना चाह रहा है, तो वो जो अपने ऑपोजिशंस के लिए भी कुछ सॉफ्ट हार्ट रखता है, उनके वर्कर्स के लिए भी उनके लिए कुछ कर रहा है। लेकिन वो अब यही लग रहा है कि शायद एक उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए वो फेक कैंपेन चला रहे थे कि शायद उनका जो वोटर है, सपोर्टर है इमरान खान का, वो सिंपैथेटिक होकर जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दे दे। उनको थोड़ी सी ग्रेस मेंटेन रखनी चाहिए थी, थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाहिए था अपने उस बयानी को जो उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन किया था। तो मैं बिलावल भुट्टो से पर्सनली बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर रहे हैं, मुझे उनकी सियासत में बहुत ही ज्यादा लूप होल्स ही नहीं, फ्लॉज नजर आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो अपने वालिद के पपेट बन के रह गए हैं। जब उनके वालिद जहां उनका स्विच ऑफ करते हैं वो ऑफ हो जाते हैं, जहां उनका स्विच ऑन करते हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो एक दिखावे के लिए फीड की जाती है स्टोरी मीडिया के अंदर कि वालिद जो है वो नाराज हो गए हैं बेटे से, और बेटे जो है वो वालिद से नाराज है, इस तरह से सॉर्ट ऑफ थिंग। ये इट्स डिसाइडेड कि पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, एंड फ्यूचर आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहे हैं, और वो इसके लिए किसी पीएमएलएन के लिए वो प्यार का लवलपाड़ा नहीं उनका चल रहा है, वो पीटीआई उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, पंचिंग बैग है। तो इसलिए सब लोग मिलके, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने वो ट्रिगर कर दिया है वो एरिया, वो सेक्शन, जिसकी वजह से अब उनको ज्यादा अग्रेसिव तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई को हेड ऑन ले रही है। आप समझ रही हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं? सही सफीना, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके उमर से भी पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी के हवाले से जो कराची में गैर मुल्की शहरियों पर हमला हुआ, वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बात करेंगे तो आज कराची में गैर मुल्की शहरियों पर हमला हुआ। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है। उमर, क्या समझते हैं आप, ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में? जी, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखें जो अमन अमान होता है उसका सरमायाकारी से बराह रास्त ताल्लुक होता है। आप जानते हैं वो गैर मुल्की शहरी थे। आज पुलिस ने, बड़े उस जवान ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्रोफेशनली जो भी फोर्स का जवान जहां पे भी काम करता है वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती है, और जाहिर है कि वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। अब देखें ना, जिस तरह आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे और ये कराची का वाकया है, और ये पीपल्स पार्टी कोई आज से कराची में इक़्तिदार नहीं लेके बैठी हुई। अब वो इल्जाम तो लगा देते हैं कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को लेके आई जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने ही सूफी मोहम्मद से एग्रीमेंट किया था और उन्होंने ये सारा कुछ मामला किया था, वो जो तहरीक वाले सवात और सारा मामला है, तो उनके ऊपर ये करना बड़ा आसान है। देखिए, हम एक दूसरे को फिक्स करने में लगे हुए हैं, हम इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे, हम इवन ये सोचने को भी तैयार नहीं है। हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है कि किसका बेटा वजीर आजम बन जाए, कौन सदर बन जाए, किस तरीके से फलां को इक्वेशन में से निकाल दिया जाए, कैसे हमने मुफाहमत का नाम देना है और हमने इक़्तिदार अपने पास रखना है, और कैसे हमने तकरीरें अलग करनी है, अमली तौर पे अलग दिखाना है। मसलन वो जो मुफाहमत की आप लोग बात कर रहे थे, उसमें भी एक लफ्ज मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुफाहमत में आप कहते थे जी हमारे पास कोई सियासी कैदी नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का कायद इस वक्त जो है वो जेल के अंदर है, हजारों कारकुनान जेलों के अंदर है। अब आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते। आपका ध्यान इसीलिए नहीं है अमन अमान के ऊपर, आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, चूंकि आप इस वक्त सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं। इस वक्त जितनी गवर्नमेंट है, आमतौर पर होता यह है कि गवर्नमेंट लीड करती है, अपोजिशन उसका रिएक्शन देती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितना हुकूमती सेटअप बनाया गया है,
वो सारे का सारा रिएक्शन है एक मखसूस कायद का, एक मखसूस लीडर का या तहरीक इंसाफ का। तो उनका चूंकि वो टारगेट ही नहीं है, उनकी तरजीह ये नहीं है कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, उनकी रोटी का मसला, गंदम का मसला, अमनो मान का मसला, उनका सिर्फ एक ही मसला है कि हमने जहां वो बाजवा साहब कह रहे थे ना A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C, तो वो हमने अपनी इक्वेशन वहां ठीक रखनी है, हमारे वहां ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। उसके लिए हमारे जो भी हमारी परसेप्शन बनती है, जो मुल्क का नुकसान होता है, मुआशरे का नुकसान होता है, कितना नजर उससे, तो ये मसला सिर्फ ये भी मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ कराची का है या सिंध का है या पीपल्स पार्टी का है। सच्ची बात तो ये है हम सबका प्रॉब्लम है, और अब वो नेशनल एक्शन प्लान आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपको उस तरह से कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं दे रही, वो एपेक्स कमेटियां बड़ी अच्छा, ईसा हसन न्याजी और अब्बाद फारूक के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो फौज की तहवील में थे ही नहीं, तहवील में नहीं थे, अली खाना को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा था। दूसरी जानिब ये भी बताते हैं फिर फौज की अगर वो तहवील में नहीं थे, किसकी तहवील में थे? पुलिस भी कहती है हमारे पास नहीं थे। वो Are you asking me? मेरे से पूछ रही हैं? जी सर। मैं हुकूमत को ना रिप्रेजेंट करता हूं, ना मैं हुकूमती तर्जुमान हूं। आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर कौन कहां था, किसकी तहवील में था। सही, लेकिन ईसा कोई अंदर की खबर तो आपके पास होगी ना, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि वो फौज के पास हैं, फौजदारी मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं। हवाले जिसके किया गया था, जिस कोर्ट के जरिए हैंडओवर किया गया था, जहां पर केस गया था, सब लोगों ने फॉलो किया है। अब वो कहां पर है, उसके लिए पीटीआई के वकला ने अदालत से रुजू कर लिया है। वो आएंगे, वो बता देंगे। आपको पता है कि यहाँ पर तो वो आएंगे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो कहेंगे कि हम शुमाली इलाका जात गए हुए थे, इस तरीके की बात चल जाती है। अलबत्ता देखें, जाहिर है कि ये इससे पहले जो अमन अमान के हवाले से भी बात कर रहे थे, ये जो सारी सिचुएशन है, हम जितने भी आज टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जितने हम कर चुके हैं, जितने हम कल करेंगे, ये प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा। फिल वक्त मसला ये है कि आपके यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस वक्त तक इसको रीसेट का बटन नहीं दबाया जाता, एक लार्जर रिकन्सिलिएशन की तरफ जो आपको 8 फरवरी से पहले बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ेंगे, तो इनमें से कोई भी मसला दुरुस्त तरीके से हल नहीं हो सकता। 9 मई आने वाला है, एक और 9 मई, पहली एनिवर्सरी है 9 मई की। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि इस सारे मामले पर जो लोग कसूरवार हैं उनको सज़ा सुना दी जाए, जो लोग बेकसूर हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिसका जितना जुर्म बनता है। क्योंकि बहुत सारे शायद ऐसे लोग भी हों जिनकी शायद सज़ा 6 माह बनती हो, किसी की 3 माह बनती हो, किसी की 9 माह बनती हो, और किसी को शायद सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ा जाना बनता हो। देखें, कानून को जिसने हाथ में लिया, मुल्क में सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है ताकि जराइम की रोकथाम की जाए। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसमें जो सज़ा आपको मुआशरे में, इस दुनिया में मिलती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आफ्टर लाइफ में आपके लिए सज़ा ख़त्म हो गई है। सज़ा आपने वहाँ जाकर भुगतनी है। यहाँ पर जो सज़ा दी जाती है वो जुर्म की रोकथाम के लिए दी जाती है, और फिर जो जुर्म है उसकी नौयत के मुताबिक उसकी सज़ा है कि अगर आपने ट्रेस पासिंग की है, आप बिला इजाज़त घुसे हैं किसी प्रॉपर्टी में, कहीं तोड़ फोड़ की है, फिर कहीं जलाओ घेराव किया है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उस जुर्म की नौयत के मुताबिक सज़ा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एंडलेसली ये मामला चलता रहे। मैं पहले दिन से इस बात को बार बार अपने प्रोग्राम्स में, अदरवाइज हम ये डिस्कशन करते रहते हैं कि देखें 9 मई को जो कुछ हुआ, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में कानून हाथ में लिया गया। अब जो कानून हाथ में लिया गया उसकी सज़ा आइन और कानून की किताब में मौजूद है, उसके मुताबिक सज़ा सुना दी जाए। इसको कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है, उससे मेरा ख्याल है कि जो आइन और कानून है उसको बेसिकली डिप्रेस किया जा रहा है, विच शुड नॉट बी डन। सही। अच्छा सफीना, ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन आम इंतखाबात का माहौल पैदा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत तो मिल चुकी है, फिर इस तरह की हरकतें करके मुल्क में तकसीम और नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? नहीं, देखें, ये जो ज़िमनी इंतख़ाबात जिसकी आपने बात की है, ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। इसमें वो चाहेंगे कि किसी तरह से भी इसमें जो है वो पीटीआई सीटें ना निकाल पाए, या आज़ाद कैंडिडेट जिसको आप कह लें। तो इसमें आप देखेंगे कि हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से रियासती पावर यूज़ करेगी, और वो कोशिश करेगी कि ये एक परसेप्शन ना जा पाए कि अगर हुकूमत आ चुकी हुई है तो इसके बावजूद जो है हुकूमती पार्टी जो है वो लूज़ कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पिक्चर हुकूमत के हक में ही नज़र आएगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर पीटीआई
पीटीआई या आजाद कैंडिडेट जो है वो मेजोरिटी में जीत जाएं, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज ने मुझे खबर भी दी थी कि इस दफा पूरी तरह से टाइटन अप किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर 10 सीट्स है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें 8 की 8 जो है वो हुकूमत अपनी पार्टी जो भी हुकूमती पार्टीज हैं उसमें डिवाइड हो जाए, और जो आजाद कैंडिडेट जिसको हम तहरीक इंसाफ वाले बोलते हैं उनके पास मिनिमम से मिनिमम सीटें जाएं। और एक बात मैं एग्री करती हूँ इनसे, जो इन्होंने कहा कि 9 मई के मुताबिक जो सजाएं देनी है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि एक साल से ज्यादा मैक्सिमम सजा नहीं हो सकती। बुरा हुआ था 9 मई को जो कुछ भी हुआ था, लेकिन जब रियासत के ऊपर आप हमला करते हैं कोई भी आम प्राइवेट शहरी, तो उसको मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है वो 12 मंथ्स ही होती है। तो जानबूझ के लिंगर ऑन करके इन लोगों को ज्यादा प्रोलॉन्ग करके इनकी सजाएं दी गई है। डेफिनेटली इनकी जो इन्होंने जुर्म किए हैं उसकी फांसी की सजा तो नहीं है, चाहे आप अदालती नॉर्म सिविलाइज तरीके से करें या पाक अफवाह जो है वो अपनी फौजी अदालतों में दें, फांसी तो किसी को नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर। बस इनको लंबा लटका कर लोगों को मेरे ख्याल से इबरतनाक डराना ज्यादा मकसद है। सैयद से सलमान साहब, जलसे करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 5 सीटों से खौफजदा क्यों दिखाई दे रही है हुकूमत इस वक्त? मैंने बात यह कि 5 सीटें हों, 50 सीटें हों, 500 सीटें हों, होना वही है जो पहले हो रहा है। वो जीत भी जाएं ना भी जीते हैं तो आपको पता है पीटीआई ने तो ये सीटें क्लेम करनी ही करनी है, धांधली हो ना हो, खबर तो यही बननी है। अच्छा, दूसरा एक और बात ये है कि हम ये बार बार जो है वो जिक्र करते हैं कि वो इलेक्शन के ऊपर करें, उसको रीसेट करें, जब तक वो फॉर्म 45, 47 वाला मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। हम 200 साल ये इलेक्शंस करवाते रहे, आप 200 इलेक्शन करवा लें, वो जब तक मैनू वजीर आजम तुसी नहीं बनाओगे, 2/3 मेजॉरिटी मैनू तुसी नहीं दबाओगे, उस वेले दिगर तक मैं नहीं जे मनना। तो ये हम सियासत का तर्ज ही पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। एक शख्स तैयार ही नहीं है अपने आप को किसी भी पोजीशन में लाने के लिए, तो अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? जहाँ तक रही आपकी गवर्नमेंट की ये बात कि वो 5 सीटों से खाइफ हैं या वो 5 नए और अरकान असम्बली आ जाएंगे पार्लियामेंट में, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? उन्होंने भी आके गाला ही करनिया ने ना, जुतियाँ चोरियाँ करनिया ने, सूटे ही लाने ने, तो वो बाहर बह के ला लें। या तो आप ये कहें कि जी बहुत बड़े सोक्रेटिस के लेवल के और सुकरात के और बुकरात के लेवल के जो है ना वो इंटेलेक्ट्स हैं जो इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आने वाले हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और उन्होंने जो कानून साजी करनी है ना वो रुए ज़मीन के ऊपर किसी ने की नहीं है। तो चले, मेरा फिर आपकी तरफ सिंपैथी भी होगा कि हाँ यार इन्हां दा आना बनता है ऑन द असेंबली फ्लोर, व्हेन दैट्स नॉट द केस। दे ऑलरेडी हैव सम मेजॉरिटी, नॉट सम, अ वेरी कंसिडरेबल मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर। 3 सीटें बढ़ भी जाएंगी, 5 नीचे भी हो जाएंगी। तो इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोना पीटीआई ने एंड में यही है कि साढ़े नाल धांधली हुई है, वो कर लो तो भी उन्होंने रोना है, ना करो तो भी उन्होंने रोना है। तो वो नैरेटिव तो उनका चेंज होने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर तो आप हो जाए एक बात के ऊपर क्लियर, गवर्नमेंट हमेशा से पैनिक सिचुएशन के अंदर रहती है। ये जो अभी बात कर रहे थे भाई, वो बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को हराने में, उसको नीचे दिखाने में, उसको गिराने के अंदर जब इस्तेमाल होगा, उनकी एनर्जीज जब सारी उस तरफ जाएंगी तो वाकई ये रिजल्ट आएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखें कि जब गवर्नमेंट इस किस्म की लगवियात के ऊपर अपनी एनर्जीज नहीं ज़ाया कर रही होती, तो वो सऊदी अरब के अंदर क्लोज टू $1 बिलियन की डील कर रही है सऊदी गवर्नमेंट के साथ, रेकोडिक के अंदर जो आपका बैरिक्स का मुआहिदा है उसके ऊपर। लेट गवर्नमेंट डू देयर जॉब प्लीज, वक्त को भी कुछ वक्त दें, गिव टाइम सम टाइम एंड लेट देम कम अप विद दोस मिरेकल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ऐड करें, फिर अकबर की तरफ भी चलना। हाँ, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को धांधली का जवाब तो नहीं बना सकते कि फ़लाँ शख्स जो है वो धांधली के इल्ज़ाम लगाएगा। सबको पता है, आप जाकर ऑन ग्राउंड अगर लोगों से मिलें, जो 8 फरवरी को हुआ क्या किसी ने नहीं देखा? क्या प्री पोल धांधली किसी को नज़र नहीं आई? किसी को नज़र नहीं आया कि इस मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पूरा दिन इसलिए बंद रखी गई कि मतलूबा नताइज हासिल करने हैं? किसी को नहीं पता कि 8 बजे, 8:30 बजे के बाद रिजल्ट्स आना बंद हो गए थे, सुबह 4, 4:30 बजे तक रिजल्ट्स नहीं आए। किसी ने नहीं देखा कि ये बैठे हुए हैं गोंदल साहब, इनसे पूछ लें कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में एक तकरीर विक्ट्री स्पीच करने की तैयारी की जा रही थी और फिर चेहरों के ऊपर मायूसी, यासो हसरत, वो जो मास्क है वो थोड़ा सा नीचे दरमियान होंठों और नाक के दरमियान पहुंच गया था। फिर सारी फैमिली गायब हो गई थी, रूस के जाती उम्रा चले गए थे, इनके नंबर ऑफ हो गए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अपने
राय दे रहे थे इसके ऊपर, और वो कह रहे थे कि हमारा तो क्योंकि इंटरनेट बंद है लिहाजा हमारा राब्ता नहीं हो रहा, सिर्फ एक जमात, और फिर अगले दिन किसने हवा भर के किस तरीके से दोबारा 60 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच करवा दी। जब इस तरीके से पार्लियामेंट बनेगी, जब ये इस किस्म के संगीन सवालात होंगे, तो फिर आप चाहे जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाएं, आपके ऊपर क्वेश्चन मौजूद रहेगा। आपके पास हक हुक्मरानी चाहिए, आपको इस मुल्क सही की point जो लेकिन इकोनॉमिक ईसा सर्जरी अकबर करनी है उसके लिए ये जी। जरूरी है। सही पॉइंट आ गया। अकबर, पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात आते हैं इसी तरह का शोर शराबा मचाया जाता है, क्या समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन चुके हैं? सबसे पहले वो सलमान साहब कह रहे थे कि सुकरात बुकरात तो नहीं आएंगे अगर वो जीत भी जाएं, तो मैं एक छोटी सी सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं कि ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अवाम से कोई मंतकी मुदल्लिल या उनसे कोई पूछा जाता है कि आप कितने अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, लॉजिक रखते हैं कि आप इन टेक्निकल इश्यूज को डील कर सकें। मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब ब्रेग्जिट हुआ था ना यूके के अंदर, तो उस वक्त लोगों से पूछा गया था व्हाट डू यू फील अबाउट इट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूके उन्होंने ये कहा था कि भाई हम नहीं रहना चाहते ईयू के साथ। उस पर रिचर्ड अकबर साहब इमोशंस के ऊपर अगर गवर्नमेंट चलाएंगे तो लोगों का दिल करता है एटम बम चला दियो तुसी हिंदुस्तान थे। हुकूमत के नॉट बी रन ऑन इमोशंस फॉर हेवन सेक, इस तरह तो ना बातें करें अकबर साहब। मतलब अगर आपने ह्यूमन इमोशंस के ऊपर गवर्नमेंट चलेगी तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर का दिल कुछ और करता है। डेमोक्रेसी की मिसाल दे रहा हूं हुजूर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी यूके की मिसाल दे रहा हूं। अच्छा जी, इधर मदर ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है जी पाकिस्तान में, प्लीज बताइए। सुन तो लीजिए बात ये है कि वहां पे जब ब्रेग्जिट में पूछा गया, उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप क्या यहाँ पे मंतकी तौर पे समझते कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट, और मेजॉरिटी ने कहा कि भाई हम नहीं रहना चाहते ईयू के साथ। अच्छा हुआ क्या, उसमें रिचर्ड डॉकिंस एक मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने आपको पता है कैंपेन चलाई यूके के अंदर। उन्होंने कहा भाई इस तरह तो फिर हम ये करते हैं, वोट करवा लेते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर कि ये बताएंगे, ये लोग बताएंगे सुकरात बुकरात का लाभ, ये जाहिल लोग बताएंगे हमें कि भाई हमने ईयू में रहना या नहीं रहना। अगर इस बात को मान लिया जाए ना सलमान साहब आपकी, तो 1% 1 वोट का कॉन्सेप्ट, बल्कि वोटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इन जाहिलों से पूछने की जरूरत क्या है, आराम से हम अपनी मर्जी से टेक्नोक्रेटिक आपके मंतकी लॉजिक के ऊपर ना टीएलपी कहती है कि पूरी दुनिया को और आईएमएफ को कर्जे वापस देने की जरूरत ही नहीं है। मौलाना खालिद रिजवी साहब का ऑन रिकॉर्ड है। आप ह्यूमन इमोशंस के ऊपर इस तरह की बातें ना करें अकबर साहब, ये बातें जचती नहीं है। कौन सी मेजॉरिटी? सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको आप ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के अफेयर्स को ह्यूमन इमोशंस के ऊपर रन की बात कर रहे हैं। सर इमोशन, हाँ अवाम के इमोशंस ही होते हैं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप अवाम चलाओ फिर एटम बम इंडिया ते, फिर चलाओ एटम बम। नहीं सर ये बात नहीं है। नहीं तो फिर ह्यूमन इमोशंस है ना, मतलब यू वांट ह्यूमन इमोशंस टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। मुझे समझ आ गई, आप कहना ये चाह रहे हैं कि लपेटें इस निजाम को, इस जमहूरियत के मजाक को खत्म करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आ गए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं, आप उन्हें चलने दें। मैं ये कहता हूं कि आप गवर्नमेंट को ब्रीदिंग स्पेस दें। मैं आपको कहता हूं कि गिव टाइम सम टाइम, इसलिए क्योंकि अगर आप इस डिबेट के अंदर जाएंगे तो 2018 के इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है आपको नहीं पता। हनीफ अब्बासी का एक दिन पहले इलेक्शन से एएनएफ की अदालत के अंदर जमानतें नहीं जब्त हुई, उनको अदालत से उठा के नहीं लेके गए थे। इट वाज अ फनी सिचुएशन इन 2018। सर 2 रॉन्ग्स डोंट मेक 1 राइट, 2 गलत मिलके तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सीटियां बजा के और आप एक दूसरे की जूतियां चुरा के और एक दूसरे के ऊपर नारे कस के पार्लियामेंट चलाएंगे तो यही सुकरात और बुकरात आपके पास आएंगे। फिर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। के अंदर मुरब्बजा उसूल ये डकैत बैठे होते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप इस वक्त जो कह रहे हैं कि जनाब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये घोड़ा गाड़ी के पीछे घोड़ा बांधने वाली बात है। पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल तय है। एक बात। मेरे आका, दूसरी बात, आपकी गवर्नमेंट से पहले जो प्रीडिसेसर्स थे उनको 100 दिन लगे थे सिर्फ इकोनॉमिक प्लान के ऊपर आने के लिए। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास मैजिक वॉन्ड हो, वो रातों रात आए एकदम से छड़ी घुमाए और सारी चीजें ठीक हो जाएं। इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। पैसे इकट्ठे करने में लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। अकबर साहब हम ही अकले कुल हैं सर। ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा 4 दफा तजर्बा हो चुका है। एक दफा और करके देख लीजिए, मुझे क्या उसमें मसला कर लें। ईसा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उम्र दराज की तरफ भी चलेंगे और लाहौर के अंदर जो जलसा हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। एक जो रियासत है, एक किताब है जो आइन की किताब है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हर उस शहरी के साथ जो इस रियासत का रहने वाला है, वो रियासत ने कुछ उसूल वज़ा किए हैं, बताए हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। उस कानून के और आइन की किताब के मुताबिक अगर तो मुल्क को चलाना है। इलेक्शन किस तारीख को हुआ था? 8 फरवरी को। एक इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन गालिबन 93 है। वो ये कहता है कि जब इलेक्शन हो जाएगा 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो फॉर्म 45 जो लगाए थे और उसमें जब लोगों ने देखा कि एक पहले कैसे ऐड होता है, 0 को 9 कैसे बनाया जाता है, जब उसकी निशानदेही हुई वो गायब हो गए। कोई है सवाल करने वाला कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो इस मुल्क का कानून कहता है
क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर वो तमाम नहीं आने चाहिए? लेजिटिमेसी नहीं मिलनी चाहिए? जो आ गया है उसको बगैर लेजिटिमेसी के इसी तरीके से उसको चलने दें अब 5 साल, बस ठीक है। फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर आपने 60 अरब रुपए लगाकर इलेक्शन करवा के 60 रुपए की बॉल पॉइंट से नतीजा लिखना है तो फिर सिर्फ 60 रुपए का खर्चा करें ना। फिर ये जो 60 अरब का खर्चा है इस कौम का, वो जाया करने की क्या जरूरत है? फिर वो 60 रुपए की बॉल पॉइंट से जो आ गया उसको 5 साल चलने दें, फिर इस तरीके से चला लें अगर ये सही। चल अच्छा, सकता है। आज उमर अजूर ने भी जलसा किया लाहौर के अंदर। उमर, उसकी सूरत हाल के हवाले से बताएगा। इजाजत भी नहीं दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की और ज़मीनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। जी, कल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था डीसी साहिबा को कि आप इनको जलसा करने की इजाजत दे दे। उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुदाखलत की और आज इजाजत मिली और आज के नोटिस के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है। पहली बात तो ये है। दूसरा, 9 मई के जो वाकयात हुए, उन वाकयात के बाद लाहौर में आज पहली एक्टिविटी थी जो पब्लिकली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ के झंडे देखने को मिले, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आए और उनकी लीडरशिप भी आई। आज बुनियादी तौर पे 2 इवेंट्स हुए। एक तो लाहौर का हल्का NA 119 है जहां पे मरीम नवाज जीती थी और अब शहजाद फारूक जो 8 फरवरी को भी उम्मीदवार थे, अब भी वही हैं। अली परवेज मलिक को मुकाबले में उतारा मुस्लिम लीग नून ने। दूसरा NA 132 वाली सीट है जो शहबाज शरीफ साहब वाली सीट थी, कसूर वाली। वहां पे शेर अफजल मरवत ने रैली निकाली और उसका भी इख्तिताम एक जलसे की सूरत में हुआ। आप दोनों रैलीज देख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी आज क्या थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी क्या थी। गो के मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रुकावट नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत है। उसके बावजूद जो क्राउड है, जिस तरह से उसको निकाला गया, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी था कि आप लाहौर में और पंजाब में नहीं निकल रहे। लेकिन आज उमर अयूब भी आए हुए थे, दीगर भी क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, वो आज के इस जलसे में शरीक हुए। हमने देखा कि अगर अदालत मुदाखलत ना करती तो शायद ये जलसा ना होता। आज पुलिस जरूर थी लेकिन कोई गिरफ्तारी की खबर वहां से नहीं आई। उसके बाद वहां पे ये जरूर हुआ कि बिजली की सप्लाई का जरा मसला आया, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस चीज का अंदाजा था और उन्होंने इस सिलसिले में मेरी दिन में आज बात हुई उनकी जो मुख्तलिफ लीडरशिप है उनसे, तो वो उन्हें अंदाजा पहले से था कि ये सब कुछ होगा, तो उन्होंने जनरेटर्स का एहतमाम कर रखा था ताकि हमें वो प्रॉब्लम ना हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक पावर शो लाहौर में किया है। उससे उनके कारकुनान मोबिलाइज भी हुए हैं और जरा उनमें एक नई जान पड़ी है कि ये उसमें एक एक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें खास बात ये थी कि इमरान खान ने नहीं आना था, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने नहीं आना था, उसमें जो उनकी मरकजी क़यादत है चौधरी परवेज लाई हो गया, उन्होंने नहीं आना था। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो आपने जलसा तो कर लिया, लाहौर में 5 सीटों पर इलेक्शन है, 4 सूबाई असम्बली की, 1 कौमी असम्बली की, और ये पांचों की पांचों 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। अगर तहरीक इंसाफ 3 सीटें 5 में से निकाल गई तो 8 फरवरी का आपको पता चल जाएगा। सो ये इलेक्शन परसों जो है हमें देखना है, तो देखेंगे उस दिन क्या होता है। ये बड़ा क्रिटिकल होगा, ये सब मोहर सब्त करेगा 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी। और आप अगर इसमें मुस्लिम लीग नून को सेटबैक अगर कोई होता है तो उन्हें फिर ये जो हम फॉर्म 45, 47 वाली बातें सुन रहे हैं उस पर दबाव मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ने सीटें रिटेन कर ली तो शायद उनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो जाए और वो अपने इस बयानिए को काउंटर करने में जरा पहले से ज्यादा आपको एनर्जेटिक नजर आएंगे। सही। अच्छा, एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के तिबी मुआयने से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं उनको भी मंजूर किया गया। सफीना बीबी, बुशरा बीबी की जानिब से कुछ इंकशाफात भी किए गए। बैरिस्टर सैफ भी बोलते दिखाई दे रहे हैं कि उनको जहर दिया गया, क्या कहेंगे आप? एनी सॉरी, जो मैं बात कहने जा रही हूँ, मैं भी आप लोगों से एग्री ना हूँ, मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए हमेशा ये सरप्राइजिंग बात रही है, जब भी बार बार मैंने सुना है कि बुशरा बीबी को 2 ड्रॉप हार्पिक के दिए जाते हैं। क्या ये उनके सामने रूम में खड़े होके कोई ऐसी अगर करता है तो दैट्स वेरी डेंजरस, कोई उनको जानबूझ के मारना चाहता है। लेकिन अगर वो नहीं देख रही हैं तो कौन उनको बता रहा है कि सिर्फ 2 ड्रॉप जो डाले जाते हैं उनके खाने में भी हार्पिक के? बताया। आई एम सॉरी, मैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन सिर्फ 2 ड्रॉप डालकर उनको हार्पिक के दिए जाते हैं, ये मेरी समझ से बालतर है। किसने उनको बात कही है कि ये आपने बात बोली है, या उनको किसने कहा है कि आपको हार्पिक में ये बात लॉजिकल नहीं लगती है मुझे। कुछ और तरीके से उनको पॉइजन किया जा सकता है, स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, दैट कुड बी एक्सेप्टेबल। लेकिन 2 ड्रॉप्स ऑफ हार्पिक, I mean, वो ब्लीच की स्मेल आती है, आपको भी पता है। अगर आप हार्पिक जो है वो हर घर के अंदर होता है। हम वैसे ब्रांड को प्रमोट करना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि सिर्फ 2 ड्रॉप, why only 2 drops?
ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? तो ये मुझे थोड़ी सी मुझे चलिए, अच्छा अकबर से इसी के ऊपर अकबर का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। आप क्या कहेंगे अकबर? और दूसरा, बुशरा बीबी ने ये भी कहा कि उनके बेडरूम्स में और वॉशरूम के अंदर कैमरे भी इंस्टॉल किए गए। देखें यानी 2 ड्रॉप हार्पिक का मामला तो बड़ा क्लियर हो जाता अगर 2 महीने पहले मेडिकल कराने की इजाजत मिल जाती। सबसे पहली बात तो ये है। यहाँ पे जो कोर्ट का हुक्म आया है कि अल-शिफा के अंदर होगा, बड़ा रेप्यूटेबल इदारा, अच्छी बात है, और डॉक्टर आसिफ जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उनकी सुपरविजन में होगा। लेकिन ये 2.5 महीने पहले हो जाता तो ये 2 या 3 ड्रॉप्स हैं या कुछ और है, कितनी अच्छा ये जो पॉइजनिंग है ये अपने आप के अंदर एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक साइंस है। तो ये 2 महीने पहले होना चाहिए था, 2.5 महीने पहले। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तारीख का शायद लोग भूल जाते हैं, जो पॉइजनिंग का बहुत बड़ा सबसे बड़ा केस है ना, वो आपके एक सिटिंग आर्मी चीफ थे आसिफ नवाज जंजुआ साहब। उनकी इन ऑफिस डेथ हो गई थी और उनके भाई हैं शुजा नवाज साहब, उन्होंने एक किताब लिखी क्रॉस सोर्ड्स। वो तमाम देखने वालों से भी गुजारिश है वो पढ़ लें और पहला चैप्टर भी उसका देख लें, और अपने भाई की पॉइजनिंग के ऊपर उन्होंने जिन जिन पे इल्जाम लगाया वो भी देख लीजिए कि किन पर इल्जाम लगा था और वो आज तक साबित क्यों नहीं हुआ और कौन कौन उसके अंदर रखना अंदाजा। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। वो खुद किताब पढ़ लीजिए। वैसे पाकिस्तान के अंदर बैन है, कहीं बाहर से कोई आता हो तो उसे मंगवा लीजिएगा, बल्कि सफीना बाहर है वो थोड़ा इसमें हेल्प कर सकती हैं किताब भिजवाने में। अच्छा ईसा, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि व्हाई दे आर यूजिंग ओनली वर्ड हार्पिक के 2 कतरे। भाई स्लो पॉइजनिंग कोई और सूरत हो सकती है। हमने बहुत सारे केसेस हुए जो देखे हैं कि हार्पिक का किसने उनको ये आइडिया दिया। सही। अच्छा सलमान अनीस साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मुझे तो जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑल माई सिंपैथीज टू मैडम बुशरा कि उनके साथ अगर ये कुछ हो रहा है तो वो जाहिर है खातून है, उनके साथ इस किस्म की कोई किसी भी जगह के ऊपर सियासत में ये इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और इसकी बिल्कुल मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, और उनको ये भी सोचना चाहिए कि कैमरे पहले भी लगे हुए थे बाय द वे, और वो इमरान साहब की गवर्नमेंट में हो रहा था। एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू ये जो वो है, अदालत ने हुक्म दे दिया है कि 2 दिन के अंदर जो है वो इनकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई जाए। हमारा मसला ये नहीं है बुशरा मैडम का, तो जब मेडिकल रिपोर्ट करवाएं इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज वेरी गुड। खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट से आई एम 100% श्योर कि आवाम थोड़ी सी जो है ना वो परेशान भी होती है और रिजर्वेशंस भी होती हैं कि पता नहीं क्या निकला है क्या ना निकला है, वल्लाह आलम है। दूसरी चीज़ ये है कि आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि अगर ये लोग थोड़ा सा मीडिया से परहेज़ करें ना और अपने आप को टिकटॉक वगैरह से साइड के ऊपर करें तो इनकी तबीयतें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये जहर शहर भी चला जाएगा, इनके मिजाज, तबीयतें, हार्ट, दिल शिल सारे ठीक हो जाएंगे। अटेंशन सीकर्स हैं, अपने आप को खबर में रखना चाहते हैं। सही। अच्छा ईसा का पॉइंट लेती हूँ। ईसा, क्या समझते हैं इस हद तक हम गिर चुके हैं, अखलाकी पस्ती आ चुकी है, जहर का कहा जा रहा है, और ऐसी खातून की तरफ से ये आ रहा है जिसने कभी कोई सरकारी ओहदा भी नहीं रखा? देखिए इल्ज़ाम है, संगीन है, मैं कैसे इसके ऊपर कोई डेफिनेट तबसरा कर सकता हूँ जब तक ये साबित ना हो जाए। और ये इल्ज़ाम है भी इतनी संगीन नौयत का कि मैं इस वजह से भी इसको डाउट नहीं कर सकता इस इल्ज़ाम को कि कहीं खुदा न खास्ता ये दुरुस्त हो तो किसी शख्स की जान का मसला है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर गलत इल्ज़ाम है, पाकिस्तान में देखें इल्ज़ाम लगाने और गलत इल्ज़ाम लगाने की सज़ा भी मौजूद है ना, तो आप उसको एक्सरसाइज करें। हुकूमत है, हुकूमत शुड इन्वेस्टिगेट दैट। और देखें राइट टू फेयर ट्रायल और किसी भी शख्स के जो इंसानी हकूक़ हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उनकी खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं हो सकती। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि एक थॉरो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, और वाई नॉट कि अगर ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है जिस शख्स के साथ है उस तक महदूद रखें। अगर आपने उसकी बीवी को ड्रैग इन कर ही लिया है, नहीं होना चाहिए। ख़वातीन के साथ हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का मुआशरा है, और यहाँ पर अगर कोई शख्स खुद पॉलिटिक्स में नहीं है तो उसको नहीं घसीटना चाहिए। बेहतर तो ये है कि ऐसा कुछ ना हो। सही। अच्छा उमर, पहले आजम सुवाती भी इसी तरह का जिक्र कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई उनकी जानिब से। अब बुशरा बीबी ने अपने बेडरूम और वॉशरूम में कैमरों के हवाले से बताया। क्या साबित करना चाहती है हुकूमत इन हरकतों से? नहीं, ये जाहिर है कि जिस तरह सफीना साहबा कह रही थी कि आइंदा हम देखा करेंगे कि 2 कतरे नहीं तो 2 कतरे मुनासिब नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आइंदा को हमें बताया गया ना फलां बंदे को किसी ने गला दबा के मार दिया था, हम कहा नहीं ये काबिल कबूल नहीं है भाई, ये तो गोली मारते हैं, ये तो पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। So you have to make sure कि आप ज़्यादा हार्पिक मिलाएं। पसंद नहीं आया। सफीना wants to make sure कि अगली दफा काम पूरा हो। एक बात मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ जनाब, क्या ये जो सारी चीजें हैं हम एक जस्टिफिकेशन दे देते ना कि फलां के दौर में भी हो रहा था, ये आप याद रखिएगा। जब हम एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं तो किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं खामोश अल्फाज में। अब अगली बात, इल्जाम है जिस तरह ऐसा भी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमें इफलान डॉक्टर से आप हमारे इलाज करवा दें या हमारा चेकअप करवा दें। जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक डॉक्टर्स का, सरकारी डॉक्टर्स भी इसमें डाल दें, एक अच्छा मेडिकल बोर्ड बनाएं, उन्हें बताएं जनाब ये डॉक्टर साहब इनके सरकारी खड़े हैं, ये इनके डॉक्टर हैं,
ये रिपोर्ट है, इन्हें कहीं इससे इख्तलाफ करें, ये इनके साइन हुए में ये मसला खत्म हो जाता। लेकिन ये क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी इल्जाम नहीं लगाती रही कि उनकी स्लो पॉइजनिंग हो रही है प्लेटलेट्स वाले मामले के ऊपर, दीगर चीजों के ऊपर? ये पहली बार है, ये पहले भी होता है। और बदकिस्मती की बात ये है कि इस मुल्क के सियासतदानों के साथ ही होता है और सियासतदानों की फैमिलीज के साथ ही होता है। और बहुत कुछ हुआ बहुत सारी चीजों के ऊपर। और फिर रही बात के कैमरे नहीं लगते जिस तरह कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं, उससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है। अब वो भी हमें दिखाते हैं, लाओ भाई कैमरा इन्होंने यहाँ क्यों लगाया, ये तो इस लाइट में नहीं लगाना था, उस लाइट में लगाना था, भला इसकी तो डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, इसके तो रिजल्ट ही ठीक नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, हमें इन चीजों को सीरियस लेना चाहिए। मसला ये है कि ये कल को आपके मेरे साथ किसी के साथ भी इस मुआशरे में जब इनको जस्टिफाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आज किसी और के जद पे होने पे खुश हैं, लेकिन कल हम जद पे होंगे और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। गलत जो चीज है अक्रॉस दी बोर्ड गलत होनी चाहिए। कल को सही है। अच्छा सफीना, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, क्विकली ऐड करना चाहें अगर कुछ तो। मैं एनी ये कहना चाहती हूँ कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तब उनको भी यही हमने सुना कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको स्लो, मैं बहुत रोई थी। अब मेरा ईमान इन सियासतदानों से उठ चुका हुआ है, तो बाद में पता चला कि उनको भी कोई स्लो, तो ये रीजनिंग है, मैं किसी की पर्सनल नहीं जा रही हूँ। कैमरे मरियम नवाज के भी लगाए गए थे जेल में, मरियम नवाज के बेडरूम के भी ताले तोड़े गए थे। तो ये तमाम पॉलिटिशियन जब सियासत में होते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं, तो सब दूसरों के खिलाफ करते हैं। जब अपने पे जुल्म होता है ना, तब हमें जुल्म नजर आता है। बस मैंने यही कहना था। सही पॉइंट आगे आपको सफीना। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थी सफीना अकबर बाजवा, उमर दराज गोंदल और सलमान अनीस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।